सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारी ठीक है एलटी ग्रेड की क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। एलटी ग्रेड की क्लास है ये हमारी और इसमें हम बातचीत कर रहे हैं किसकी बच्चे? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की बातचीत कर रहे हैं हम। ठीक है ना, हिस्ट्री आप इसे कहेंगे। हिस्ट्री विषय के अंतर्गत ठीक है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ठीक है तीसरा लेक्चर है बेसिकली। इसमें ठीक है लिखा हुआ होगा वैदिक संस्कृति, क्योंकि आज वैदिक संस्कृति स्टार्ट होनी थी ना, लेकिन कल वो टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास नहीं हो सकी। ठीक है, फिलहाल हमने उस समस्या को तो रिकवर कर लिया है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी ठीक है सभी छोटे बहन भाई जो हैं ये बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और एकदम मस्त होंगे। सभी लोग आ जाइएगा। ज्ञानचंद जी हैं और ठीक है टिंकी सोलंकी हैं, अंजलि जी हैं, संदीप चौधरी जी हैं, अर्चना है, मीनू शर्मा जी हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी लोग क्लास में आ गए हैं। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं, प्लीज एक बार मुझे बताएंगे। जी, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, नमस्ते बच्चे। ठीक है, सभी छोटे बहन भाइयों को बहुत-बहुत नमस्ते। कल मुझे एक बात बताइए कि कल जो क्लास मैंने पढ़ाई थी, लगभग 1 घंटे की क्लास मैंने पढ़ा दी थी, तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिली या नहीं मिली? ठीक है, क्योंकि फिर मैं उसी के आधार पे पढ़ाऊँगा। अगर वो आपको एप्लीकेशन पे नहीं मिली तो फिर मैं आज ठीक है वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और मिल गई होगी तो फिर मैं वहाँ से आगे आपको पढ़ाऊँगा। प्लीज मुझे सब लोग एक बार बताएंगे। नहीं, कल जो मैंने क्लास पढ़ाई है, कल जो मैंने क्लास पढ़ाई है, पीडीएफ तो आपको मिल गई होगी, पूरी सिंधु सभ्यता की पीडीएफ मिल गई होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीडीएफ, मैं कह रहा हूँ कल वाली क्लास। ओके, ओके ठीक है, मिल गई। चलिए ठीक है, लेकिन जी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ठीक है ना पढ़ते हैं और ठीक है आगे की सारी विषय वस्तु को हम लोग यहाँ पर बच्चे ठीक है बातचीत के माध्यम से और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ समझते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सिंधु सभ्यता के ठीक है वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। सब लोग आएंगे। वास्तुकला बेसिकली वास्तुकला जो है बच्चे ये कला के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है, वास्तुकला को आप कला के अंतर्गत शामिल करते हैं और कला में हम 3 प्रकार की कलाओं के बारे में बात करते हैं। कला में हम बात कर रहे होते हैं वास्तुकला के बारे में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ना केवल वास्तुकला के बारे में कला में हम बात कर रहे होते हैं, बल्कि कला के अंतर्गत हम चित्रकला भी पढ़ते हैं और मूर्तिकला भी पढ़ते हैं। कला के अंतर्गत हम बच्चे चित्रकला भी पढ़ते हैं और कला के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? मूर्तिकला भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? मूर्तिकला भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कला को 3 भागों में बाँटा गया है। ये बाँटा जाता है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। अब वास्तुकला क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि भाई भवन निर्माण की जो कला है, उसको वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं बच्चे? वास्तुकला कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को मैंने कल बताया था कि भैया जी सिंधुवासी प्रथम थे जिन्होंने वास्तुकला का प्रादुर्भाव किया। मतलब घर बनाने वाले बच्चे, भवन बनाने वाले कौन थे? सिंधुवासी प्रथम थे। सिंधुवासी प्रथम थे जिन्होंने वास्तुकला का आरंभ किया है ना बच्चे? वास्तुकला का आरंभ किया। देखो, वैसे तो अगर मैं बात करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चे वास्तुकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है मेरी बात समझना। अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो वास्तुकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखना आप, ठीक है सब लोग समझना बच्चे। तो वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल में बताया था ना, जैसे कि आपने देखा उत्तर पुरापाषाण काल की भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा बच्चे कब की है? कहाँ की है? किस काल की है? तो आप कहेंगे कि ये उत्तर पुरापाषाण काल की है। उत्तर पुरापाषाण काल की है। ये जो भीमबेटका गुफा है। तो उत्तर पुरापाषाण काल की भीमबेटका गुफा, हमें भैया जी इसके एविडेंसेस मिलेंगे। 1 मिनट, हटाइए इसको। ठीक है, हमको इसके एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये भी तो भैया जी भीमबेटका गुफा जो है, ये भी तो वास्तुकला के अंतर्गत आएगी। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई भीमबेटका कला वास्तुकला के अंतर्गत आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो वास्तुकला के अंतर्गत आपकी भीमबेटका गुफा आएगी, तो ये प्राचीनतम साक्ष्य है। लेकिन ये एक्चुअली नेचुरली एविडेंसेस हैं। मनुष्य ने ये गुफा अपने हाथों से बनाई नहीं थी। ठीक है, ये तो गुफा बेसिकली नेचुरल मेड थी। बस क्या है कि वो अपना सर ढकने के लिए इन गुफाओं का सहारा लेने लग गया था, जैसे कि बरसात के मौसम में या फिर जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए वो एक जगह पे ठहर सके। इसलिए वो इसका यूज़ कर रहा था। ठीक है, वो एक जगह पे ठहर सके, इसलिए मैं भाई वो इसका यूज़ कर रहा था। लेकिन मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि कोई ऐसा नहीं था मेरे बच्चे, उसने वो गुफाएँ पत्थरों को काट कर तोड़कर बनाई थी, नहीं। लेकिन ये जो सिंधुवासी हैं बच्चे, इन्होंने घर बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने बृहत स्नानागार बनाए हैं, इन्होंने पुरोहित आवास बनाए हैं, तो इन लोगों के द्वारा ये फॉर्म हुआ है, इन लोगों के द्वारा ही बनाया गया है ना? तो ध्यान रखना, तो प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका गुफा उत्तर पुरापाषाण काल में ही आपने ठीक है, मध्य पाषाण काल में लेखनियाँ देखा होगा। लेखनियाँ, वगही खोर, ठीक है ना? मोरहना पहाड़ आपको पीडीएफ मिली है। मोरहना पहाड़ बच्चे, ठीक है, सोहागी घाट, यहाँ इन सभी स्थानों से बच्चे ठीक है रॉक शेल्टर के प्रमाण मिले हैं। इन सभी स्थानों से रॉक शेल्टर के प्रमाण मिले हैं। जब इन सभी स्थानों से रॉक शेल्टर के प्रमाण मिले हैं बच्चे, तो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि भाई अगर हम कहें तो वास्तुकला का जो आरंभ है, वास्तुकला का आरंभ तो हमारे भारत के संदर्भ में हमें बहुत प्राचीन काल से मिलता है, हमें प्रागैतिहासिक काल से मिलता है, लेकिन सिंधुवासियों ने एक्चुअली बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट की, क्योंकि ये तो एक नेचुरल मेड है, ये मैन मेड है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे भाई, ठीक है वास्तुकला। ठीक है, जब आप वास्तुकला के बारे में बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे से देखेंगे। सब लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ बच्चे समझना। वास्तुकला में हम जैसे सबसे पहले देखेंगे ग्रेट बाथ, बृहत स्नानागार। ग्रेट बाथ देखेंगे हम, बृहत स्नानागार। ठीक है, हम पुरोहित आवास देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आवास। हम यहाँ पर सभा भवन देखेंगे और हम यहाँ पर अन्नागार देखेंगे। अन्नागार देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम वास्तुकला के अंतर्गत ये देखेंगे। अब बृहत स्नानागार केवल कहाँ पर मिला है? मैंने आपको बताया था बच्चे कल कि बृहत स्नानागार केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार केवल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है? देखो, एक बात ध्यान रखना, मतलब अगर आपकी कल की क्लास हुई भी है ना, मतलब आपकी कल की क्लास अगर डली हुई भी है, ठीक है, तो मैं मान के नहीं चला कि कल की क्लास हुई है। मैं बिल्कुल आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। मैं नहीं मान के चला कि कल की क्लास हुई है। बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक है ना? और वो कल वाली क्लास को क्योंकि इसमें टेक्निकल इश्यू हो गया था, अच्छा नहीं लगता, कोई रिकॉर्डेड आकर बच्चा देखे, तो हम उसको हाइड करवा देंगे, है ना जी? चलिए, अब यहाँ पर भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ बृहत स्नानागार। अब मैं आपसे पूछूंगा बृहत स्नानागार के बारे में, आप मुझे बताते चला जाना, मोहनजोदड़ो में कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। तो भैया जी मोहनजोदड़ो में कहाँ से हुआ है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? नंबर फर्स्ट पॉइंट,
मोहनजोदड़ो में कहां से? मोहनजोदड़ो के ठीक है दुर्ग क्षेत्र से मिला है। दूसरा, ये जो बृहत स्नानागार है बच्चे किस प्रकार की ईंटों से निर्मित है? तो आप कहेंगे कि ये बृहत स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, किससे निर्मित है ये? तो आप बोलेंगे कि सर ये पक्की ईंटों से निर्मित था या पक्की ईंटों से निर्मित है। ये दूसरी बात भी हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैं इससे कहूंगा कि बच्चे इसकी लंबाई और चौड़ाई आप बताओ, तो आप लंबाई बताएंगे 55 मीटर लगभग। ठीक है, हालांकि 55 मीटर नहीं है, ठीक है, मोटा-मोटा मैंने बताया था बच्चे कितना 54.85 मीटर, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, 54.85 मीटर बच्चे, ठीक मोटा-मोटा। और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई आप बोलेंगे 33 मीटर, मोटा-मोटा 32.90 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 33 मीटर ऐसे करके 33 मीटर, 33 मीटर मतलब 32.90 मीटर, 33 मीटर। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? चलिए, अब इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो बृहत स्नानागार है, कि कल मैंने आपको इस बृहत स्नानागार के कुछ फीचर्स बताए थे। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। जैसे बृहत स्नानागार, इसके क्या-क्या फीचर्स हैं? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, और देखो इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, बहुत ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, कई तो बुक हैं, कई बुकों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको ये बात समझनी है कि जब हम बात करेंगे बृहत स्नानागार, तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, इसके बीच में स्नान कुंड भी है। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ पर लोग नहाते थे। ठीक है, इसके मध्य में स्नान कुंड है। कल मैंने आपको दिखाया था वो कैसे होगा। ठीक, कैसे होगा? तो क्योंकि कल की क्लास को तो मान के नहीं चल रहे, तो ऐसे होगा। अब मान के नहीं चले बच्चे, तो ऐसे होगा जैसे ये हो गया बृहत स्नानागार। इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, 54.85 मीटर, और इसकी बची चौड़ाई हो गई 32.90 मीटर। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसके बीच में कुछ इस तरह से स्नान कुंड होगा। अब ये जो बीच में स्नान कुंड होगा, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछता है कि भाई जो स्नान कुंड है जिसमें लोग जिसमें लोग नहाते थे, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो मैंने आपको बताई थी कि भाई लंबाई 11.88 मीटर होगी। बोलो बच्चे, लंबाई कितनी होगी? 11.88 मीटर इसकी लंबाई होगी। फिर से मेरे साथ बोलो, कितनी होगी? 11.88 मीटर इसकी लंबाई होगी। 11.88, और चौड़ाई आपसे पूछा है कि चौड़ाई कितनी होगी? तो 7.01 मीटर होगी। चौड़ाई कितनी होगी? 7.01 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई होगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई नहीं। अब गहराई पूछ रहे कि जैसे गहराई, ठीक है, कितना गहरा होगा? कितना गहरा? अगर आदमी नहा रहा है भाई, तो कितना गहरा होगा? तो गहराई आप ऐसे बनाओ। गहराई बनाने के लिए आप ऐसा करो, ठीक है? तो गहराई हम ऐसे बनाएंगे, है ना? जैसे आपने देखा भाई नीचे उतर के नहाना है, तो नीचे उतर के नहाना है तो गहराई आपको ऐसे बनानी है, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो गहराई मैंने बताया था 2.43 मीटर के आसपास जो है बच्चे वो इसकी गहराई होगी। ठीक, 2.43 मीटर मोटा-मोटा है ना? कल मैंने बताया 2.43, 2.44। करेक्ट, आगे पीछे हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। अब ये जो है ना बच्चे, इसकी पूरब की तरफ एक कुआँ था, ठीक है? इसकी पूर्व की तरफ एक कुआँ है, ऐसे करके। तो इसकी पूर्व में एक कुआँ है, ठीक है, ये कुआँ है, पूर्व में कुआँ है, कुआँ, और यहीं से, इसी कुएँ से बच्चे, और यहीं से स्नान कुंड के लिए जल लिया जाता था। यहीं से स्नान कुंड के लिए जल लिया जाता था। भाई ये बात भी समझ में आ गई? यहीं से हम लोग स्नान कुंड के लिए जल लेते थे। तो पूर्व में कुआँ, और इसी कुआँ से हम लोग ठीक है जल लेते थे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? पूर्व में कुआँ और कुआँ से हम लोग जल लेते थे। ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे, मतलब तुमको पता है। ठीक है, अब ये जो आपका ठीक है स्नान कुंड है बच्चे, ठीक है, स्नान कुंड के चारों ओर मैंने आपको बताया था बरामदा है, और बरामदे में क्या बने हुए हैं? कमरे। तो इस बात को आप लिख लेंगे, जैसे ये स्नान कुंड है ना बच्चे, तो इसके चारों ओर यहाँ पे कमरे होंगे। ठीक है, कमरे, एक बरामदा होगा और ऐसे करके कमरे होगी, बरामदा और कमरे। ठीक है, ठीक वैसे ही तो स्नान कुंड के चारों ओर बरामदा था, चारों ओर बरामदा। मेरे प्यारे बच्चे समझना है, स्नान कुंड के चारों ओर बरामदा था, और बरामदे में कमरे बने हुए होते थे। बरामदे में कमरे बने हुए होते थे। तो स्नान कुंड के चारों ओर बरामदा, और बरामदे में बने हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे कमरे। अच्छा, ये जो कमरे हैं, कमरों का यूज़ क्यों करता था आदमी? बताओ? तो जैसे आज भी आप गंगा जी वगैरह नहाने जाओ तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ठीक है कमरे, छोटे-छोटे कमरे क्यों यूज़ किया जाता था? जैसे कि लोग, स्पेशली महिलाएँ अपने वस्त्र बदल सकें। ठीक है? जिससे कि महिलाएँ अपने वस्त्र बदल सकें। महिलाएँ अपने वस्त्र बदल सकें। वस्त्र बदल सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊँ, ठीक है, केवल ठीक है केवल पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में भी मेरे प्यारे बच्चे केवल पॉलिटिकल साइंस में से भी केवल थिंकर्स को छोड़कर कुछ भी आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जाएगा। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी पीडीएफ से नहीं। थोड़ा-सा सिलेबस ज़्यादा समय लेगा। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ जैसे 5 घंटे की, 6 घंटे की हमें क्लासेस निकालनी पड़ेंगी, एक-एक क्लासेस। आप सब लोग तैयार हो ऐसी क्लासेस के लिए? ठीक है, बताएँगे बच्चे? ठीक है, और कोशिश करो आप डेली एक क्लास में लाइव आएँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया मेरे प्यारे बच्चे आप क्या चाहते हैं, और आप देखना, ठीक है, जब ये बैच ठीक है अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, ये अपने अंतिम पड़ाव पर होगा बैच, ये सबसे बेस्ट बैच होगा। ठीक है, दिस वाज़ द बेस्ट बैच। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि आप अभी उस स्टेट के लिए तैयार है नहीं, आपकी मेंटल स्टेट है नहीं अभी, मैं समझ रहा हूँ बच्चे, इसलिए सब कुछ लिखकर पढ़ाऊँगा केवल पॉलिटिकल थिंकर्स को छोड़कर, नंबर 1। ठीक है, मैं आपसे पहले बता दूँ क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट है बच्चे, मैं इतना नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होंगी, ठीक है ना, 5-5, 6-6 घंटे की, उसके लिए तुमको तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो बहुत परेशान हो गया, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, सर मेरी आँखों में जलन हो रही है, प्लीज़ बंद कर दो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है? ओके, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, ढेर सारा प्यार आप सभी को ना। तुम मेरे, मैंने क्या बोला, तुम मेरे छोटे मुन्ने, ठीक है, छोटे-छोटे मुन्ने हो, तुम मेरे छोटे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहन-भाई हो छोटे। ठीक है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ कि अभी आप तैयार हैं। चलिए, अब इसको लेकर स्टेटमेंट क्या-क्या है, ठीक है ना? मैंने कल आपको बताया था देखो कि क्या-क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भाई ये जो बृहत स्नानागार था ये था क्या? ठीक है, इसको लेके स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो मैंने बोल दिया, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स में, तो थिंकर्स में कोई नहीं बोलेगा। वहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, मैं पूरी जी जान लगा दूँगा समझाने के लिए क्योंकि बच्चे को बहुत कंटेंट है। इसके अलावा आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब स्टेटमेंट, जॉन मार्शल क्या कहता है कि यह एक आश्चर्यजनक स्थापित है। इसके बारे में जॉन मार्शल क्या कहता है? जॉन मार्शल, यह एक आश्चर्यजनक स्थापत्य है। यह एक आश्चर्यजनक स्थापत्य है। स्थापित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया? ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में डीडी गोस्वामी ने क्या बोला था? ठीक है, शायद आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि कल मैंने बताया था कि भैया डीडी गोस्वामी ने क्या बोला था? तो इसको देख के पता करता है बेवकूफ आदमी, वो पता लगाता है और वो बोलता है कि शायद यहाँ पर हैं? ठीक है, शायद यहाँ पर वेश्या प्रथा रही होगी। ठीक है, इसी को देखकर तो बोलता है कि शायद यहाँ पर वेश्या प्रथा रही होगी। यहाँ पर वेश्या प्रथा रही होगी। वेश्या प्रथा रही होगी। प्यारे बच्चे, मुन्ना, छोटे-छोटे बहन भाई मेरे, ठीक है, ध्यान रखना, सबको क्लास में याद करते हुए जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास के बाहर भी तुम्हें याद करने की जरूरत पड़े।
ठीक है। और अर्नेस्ट मैके क्या बोलता है इसके बारे में? अर्नेस्ट मैके बोलता है कि शायद लोग धार्मिक अनुष्ठान में जाने से पहले यहाँ स्नान करते होंगे। लोग धार्मिक अनुष्ठान में जाने से पहले यहाँ स्नान करते होंगे। अनुष्ठान में जाने से पहले यहाँ स्नान करते होंगे। यहाँ स्नान करते होंगे। करते होंगे। तो लोग जब धार्मिक अनुष्ठान में जाते होंगे तो धार्मिक अनुष्ठान में जाने से पहले लोग देखिए यहाँ पर स्नान करते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट है इसको लेकर। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये स्टेटमेंट है। बोलो सभी को क्लास में याद हुआ? देखिए एक बार इनके स्टेटमेंट को बच्चे पढ़ लो। जॉन मार्शल क्या बोलता है? जॉन मार्शल बोलता है कि वास्तव में यह एक सरप्राइज है। देखिए शायद पूरे विश्व में इतने समय पहले कोई इस तरह का स्थापत्य बनाने की सोच भी पाए और सिंधु वासियों ने वैसा कर दिखाया। मतलब जॉन मार्शल एकदम सरप्राइज था। टीडी कोसांबी एक बेवकूफ आदमी है, वो बोलते हैं कि यहाँ देखिए शायद एक वैश्य प्रथा रही होगी। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए उसके पीछे के कारण भी है, मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे कारणों को डिस्कस नहीं किया जाता। अर्नेस्ट मैके हैं, ठीक है, अर्नेस्ट मैके बताते हैं, अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि देखिए लोग जब धार्मिक अनुष्ठान में जाते होंगे, कोई धार्मिक कार्य वगैरह करने, मतलब किसी भी में, तो यहाँ पर जो है ना वो इसमें स्नान करने के बाद जाते होंगे। शायद वो यहाँ पर स्नान करते होंगे, स्नान करने के बाद जाते होंगे। ठीक है ना, तो उस धार्मिक अनुष्ठान में। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रैंडीज। ठीक है, अन्नागार मेरे प्यारे बच्चे, अन्नागार के बारे में बात करेंगे, ग्रैंडीज के बारे में बात करेंगे। ग्रैंडीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बृहत स्नानागार है, ये ग्रेट बात है। ठीक है, हमने ग्रेट बात को तो बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आएगा बच्चे यहाँ से तो आप बहुत अच्छे से कराएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा। एक एक क्वेश्चन, ठीक है, आप उसको बच्चे तोड़ के चले आ जाओगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप कर दोगे, मैं पूरा भरोसा करता हूँ आप लोगों पर। तो ग्रेट बात हो गया, ग्रेट बात हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? ग्रैंडीज के बारे में। अब हम बात करेंगे अन्नागार के बारे में। अब आप बहुत अच्छे से अन्नागार को समझिए। अन्नागार मतलब जहाँ पर बच्चे अन्न को, जहाँ पर खाद्यान्न को स्टोर किया जाता है। अब अन्नागार केवल मोहनजोदड़ो से नहीं मिला, मैंने बताया था ये हड़प्पा से भी मिला है, ये लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है। तो टोटल 4 स्थानों से मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा में तो बेटा एक सीध में 6 अन्नागार मिले हैं। इस तरह से आप हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में एक सीध में 6 अन्नागार मिले, जैसे एक सीध है और एक सीध में आपको, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 ये हड़प्पा से एक सीध में 6 अन्नागार। तो पूछ लिया जाए कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं बच्चे। ठीक है, बेसिकली यहाँ से देखिए अन्न का आयात निर्यात किया जाता था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अन्नागार होते थे मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो मुंह होता था ये नदी की तरफ खुलता था। क्यों? जिससे कि बच्चे इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, इसके आवागमन में आसानी हो। बस समझ में आ रही है? इसके आवागमन में आसानी हो। जब अन्न को आप किसी और दूसरी सभ्यता में, किसी और दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए। अच्छा, अब अन्नागार इसको कहा किसने? मार्टिमर व्हीलन ने। बाकी के अन्य विद्वान इसको राजकीय भंडार कहते हैं। राजकीय भंडार का मतलब है कि जब कभी राज्य में आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, ठीक, सूखा पड़ जाए, ऐसी स्थिति में तो यहाँ से लोगों को अन्न निःशुल्क दिया जाता था जिससे कि वो भूखे ना मरे। तो अन्य लोग, अन्य विद्वान राजकीय भंडार कहते हैं, मार्टिमर व्हीलन इसको अन्नागार कहते हैं। और ज्यादातर जो है बच्चे वो अन्नागार ही, ठीक है, जो ज्यादातर एविडेंसेस है, क्योंकि आयात निर्यात किया जाता है। नहीं तो इनका मुख नदी की तरफ क्यों खुलता? ठीक है, अगर आयात निर्यात नहीं किया जाता और ये बंदरगांव के किनारे या नदी के किनारे, जैसे रावी नदी के मुख पर है। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा में एक सीध में 6 अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के मुख पर है, लोथल में तो ये बंदरगाह का मुख जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर है, कालीबंगा में गद्दर नदी के मुख पर है। तो ऐसा क्यों? क्लियर है? चलिए अन्नागार के बारे में, ग्रैंडीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता था। आप लिखेंगे भाई यहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता था। किया जाता था। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने इसे क्या कहा है? अन्नागार। मेरे प्यारे बच्चे ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। मार्टिमर व्हीलर ने इसको क्या कहा है? अन्नागार। और अन्य विद्वान इसको क्या कहते हैं बच्चे? अन्य विद्वान इसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, राजकीय भंडार। आप समझे राजकीय भंडार? जैसे किसी भी प्रकार की सूखा वगैरह की स्थिति आ जाए तो लोग भूखे ना मरे। राजकीय भंडार। अब ये कहाँ से मिले हैं? तो आप कहेंगे बाबू इस तरह ये मोहनजोदड़ो से मिला है ना, ये हड़प्पा से मिला है, ये कालीबंगा से मिला है और ये लोथल से मिला है। कालीबंगा से इसके एविडेंसेस मिले हैं और लोथल से इसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है बच्चे, 4 स्थानों से मिला है, ये बात सभी को समझ में आई? 4 स्थानों से मिला है बेटा, सभी को समझ में आया? चलिए, ठीक है ना। अब इनका जो, ठीक है बच्चे, आप कह सकते हैं अन्नागार का जो एंट्री गेट होता था, अन्नागार का एंट्री गेट वह नदी की तरफ होता था। नदी की तरफ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बताओ बाबू, ये सब अनुमान है, तभी तो ये आर्कियोलॉजी, ये सब अनुमान है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका आयात निर्यात किया जाता था, है ना बाबू? इसका आयात निर्यात किया जाता था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, आयात निर्यात किया जाता था। ये इससे प्रूव होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी एक इश्यू होगा। ठीक है, अन्नागार मार्टिमर व्हीलर ने कहा है, अन्य विद्वान राजकीय भंडार कहते हैं। अब हड़प्पा से आपको ध्यान रखना है कि भाई ये हड़प्पा है। ठीक है, ये हड़प्पा है, हड़प्पा है। तो आप लिखेंगे हड़प्पा से क्या? एक सीध में 6 अन्नागार मिले हैं रावी नदी के किनारे। एक सीध में 6 अन्नागार मिले हैं रावी नदी के किनारे। 6 अन्नागार रावी नदी के किनारे। आइए मेरी बात समझ में क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? तो एक सीध में मिले हैं हमको 6 अन्नागार और एक सीध में वो जो 6 अन्नागार मिले हैं वो रावी नदी के किनारे मिले हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं। तो यहाँ पर देखो अन्न का भंडारण किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, लोथल में ये बिल्कुल बंदरगाह के मुख पर मिले होंगे। बाकी के सभी स्थानों पर नदियों के किनारे मिले हैं। ठीक है, इनका जो एंट्री गेट होता था बच्चे वो नदी की तरफ होता था। इसका मतलब है कि आयात निर्यात किया जाता था अन्न का। तो इसलिए राजकीय भंडार तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इनका उद्देश्य अन्न को बेचकर लाभ कमाना होता था। उद्देश्य क्या था? अन्न को बेचकर लाभ कमाना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे असेंबली हॉल, सभा भवन के बारे में। सभा भवन बच्चे, इसके बारे में बात करेंगे। असेंबली हॉल, असेंबली हॉल। ठीक है, सब लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे। असेंबली हॉल, सभा भवन मतलब समझ गए ना बच्चे? असेंबली हॉल, सभा भवन जहाँ पर बैठकें होती होंगी, ठीक, जहाँ पर मंत्री परिषद की बैठकें होती होंगी, आमतौर पर मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें होंगी जो प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते होंगे। अच्छा, ये जो है कहाँ पर मिला है आपको सभा भवन? ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। सभा भवन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चे? आप बोलेंगे मेरे साथ? अब बोलेंगे कि सर ये सभा भवन हमको केवल और केवल मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरा, इस सभा भवन की जो छत है वो 20 खंभों पर टिकी हुई है। इसकी छत, इसकी छत 20 खंभों पर टिकी हुई है। 20 खंभों पर टिकी हुई है इसकी छत। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? सभा भवन, असेंबली हॉल मतलब 20 खंभे और 20 खंभे पर इसकी छत है। तो ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है बच्चे? देखिए ये बड़ी होगी बच्चे। अच्छा, अब अनुमान क्या है? कई लोगों का अनुमान देखो, ठीक है, बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट है कि इसको लेकर के क्या स्टेटमेंट, जैसे अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके कह रहा है कि इसका प्रयोग बाजा के रूप में किया जाता होगा।
प्रयोग बाजार के रूप में किया जाता होगा, बाजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता होगा, इसका प्रयोग किया जाता होगा। आगे मेरी बात समझ में कि अर्नेस्ट मेके आपका स्टेटमेंट, अर्नेस्ट मेके बोलते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बाजार लगता होगा। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये जो सभा भवन है, ये जो बौद्ध गुफा मंदिर है, ये उनके जैसा दिखाई देता है। सभा भवन को जॉन मार्शल कहता है, लेकिन जॉन मार्शल मेरे साथ बोलो बेटा, जॉन मार्शल क्या बोलता है सभा भवन के बारे में? बोलो सब लोग बच्चे, क्या बोलता है जॉन मार्शल? कि बौद्ध गुफा मंदिरों के समान है, बौद्ध गुफा मंदिरों के समान है ये, बौद्ध गुफा मंदिरों के समान है ये। ठीक है, ये अर्नेस्ट मेके बोल रहा है, सॉरी जॉन मार्शल बोल रहा है, जॉन मार्शल कि बौद्ध गुफा मंदिरों के समान है, जैसे बौद्ध गुफा मंदिर नहीं होते, जॉन मार्शल उनके समान। अर्नेस्ट मेके बोल रहा है कि बाजार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता होगा। और मार्टिमर व्हीलर बोल रहा है कि यह जैसे मुगल दरबार में दीवानी आम होता था ना, दीवानी आम मतलब जहाँ पर मुगल शासक अपने निकटतम मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा करते थे, तो मार्टिमर व्हीलर बोलता है कि इसका प्रयोग आमतौर पर मंत्री परिषद की बैठकों के लिए होता था। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर, और मार्टिमर व्हीलर वास्तव में अच्छा अनुमान लगाता है, मार्टिमर व्हीलर का अनुमान अच्छा है। जैसे मार्टिमर व्हीलर को आप देखें तो मार्टिमर व्हीलर ने ही मेरे प्यारे बच्चे ठीक है बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता के दो केंद्रीकृत नगर थे, उसने अनुमान लगाया मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने ठीक है आपका ग्रेट बाथ के बारे में भी बोला, ठीक है, और मार्टिमर व्हीलर ने ग्रेट बाथ के बारे में मतलब जो बृहद स्नानागार है, बृहद स्नानागार के बारे में क्या बोला है जरा पाएंगे? ठीक है, नहीं मार्टिमर व्हीलर ने नहीं बोला, सॉरी, ठीक है, वो जॉन मार्शल ने बोला है कि ये एक आश्चर्यजनक स्थापत्य है। जॉन मार्शल ने डीडी कोसांबी ने यहाँ पर वैश्या बताई होगी, और अर्नेस्ट मेके ने लोग धार्मिक अनुष्ठान में जाने से पहले यहाँ पर स्नान करते होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लोग धार्मिक अनुष्ठान में जाने से पहले यहाँ स्नान करते होंगे, स्नान करते होंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना, चलिए हाँ, लेकिन इसके संदर्भ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये बात सही है, मार्टिमर व्हीलर का इसके संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, मार्टिमर व्हीलर का देखो अनुमान क्यों अच्छा होता है, मैंने बताया कि मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है इसको, जबकि अन्य जो राजकीय भंडार बता रहे हैं, मार्टिमर व्हीलर अन्नागार बता रहा है कि भाई देखिए इसका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, कोई राजकीय भंडार नहीं था। और यहाँ पर भी मार्टिमर व्हीलर क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठकें होती थी, यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठकें होती थी, आप लिख लेना, जैसे मुगल दरबार में दीवानी आम वगैरह हुआ करता था, बैठकें होती थी, जैसे मुगल्स में दीवानी आम था, जैसे मुगल्स में दीवानी आम था, मुगल्स में दीवानी आम था, ठीक वैसे ही। ठीक है, सभा भवन। अब आप में से किसी ने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि साहब इसकी लंबाई चौड़ाई बता दो, क्योंकि ये तो एक ही जगह पे मिला है ना, तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई बता सकते हो, अन्नागार तो कई जगह पर मिले, तो इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकते, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई बताई जा सकती है। ठीक है, ये लगभग बच्चे वर्गाकार था, 27.44 मीटर और 27.44 मीटर वर्गाकार। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपने पढ़ा होगा, वर्ग होता है, तो वर्गाकार था, स्क्वायर में था, स्क्वायर शेप में था, स्क्वायर था, स्क्वायर शेप में था, 27.44 मीटर, सॉरी 27.44 मीटर, 27.44 मीटर, ठीक है, 27.44 मीटर, तो लगभग लगभग मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 27.5 मीटर, 27.44 मीटर मोटा मोटा 27.5 मीटर। ठीक है, तो ये लगभग वर्गाकार है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक मोहनजोदड़ो से ही मिलेगा एक पुरोहित आवास, मतलब कोई राजमहल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजमहल और पुरोहित आवास में अंदर होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको पुरोहित आवास देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे साथ बोलो मेरे प्यारे लाल, आपको क्या मिलेगा? पुरोहित आवास देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज नॉट अ राजमहल, ये पुरोहित आवास है। ये पुरोहित आवास केवल आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगा, ये पुरोहित आवास प्राप्त होगा। और मोहनजोदड़ो में भी ये बच्चे कहां से? मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होगा, मोहनजोदड़ो में भी आपको कहां से? मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होगा। नाम क्या है इसका बच्चे? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास का मतलब होता है जो धार्मिक अनुष्ठान अधिकारी है, ठीक है, वो यहाँ पर रहता होगा इस पुरोहित आवास में। ठीक है, चलिए इसके बाद ये पुरोहित आवास आपका आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, और इसके बीच में जो है ना एक 10 वर्ग मीटर का एक आप कह सकते हैं खुला आंगन है। और अर्नेस्ट मेके कहते हैं कि यहाँ पर शायद राज्यपाल निवास करता होगा। अर्नेस्ट मेके बोलते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर राज्यपाल निवास करता होगा। ये कैसा है? ठीक है, ये आयताकार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैसा है बच्चे? आयताकार आकृति का है, आयताकार आकृति का है। अर्नेस्ट मेके बोलते हैं इसके बारे में, तो स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, लेकिन हम अर्नेस्ट मेके का स्टेटमेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो थोड़े सटीक होते हैं। ये राज्यपाल का निवास, ये राजभवन होगा, राज्यपाल का निवास स्थान होगा, मतलब राजभवन। यहाँ पर बेसिकली राज्यपाल निवास करता होगा, लेकिन आमतौर पर ये पुरोहित आवास है, आमतौर पर पुरोहित आवास है। ठीक है, इसके मध्य में 10 वर्ग मीटर का एक खुला आंगन है, इसके मध्य में 10 मीटर स्क्वायर का एक आंगन है, इसके मध्य में 10 मीटर स्क्वायर का एक आंगन है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए अब आप देखो कि भैया जी इसकी लंबाई कितनी है? 70.10 मीटर। बेटा 70 मीटर बहुत हो जाता है, ठीक है, 70.10 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई अभी तक सबसे ज्यादा है, क्योंकि ग्रेट बाथ की भी लंबाई 55 मीटर थी, इसकी 70 मीटर है लंबाई। चौड़ाई इसकी 23.74 मीटर है मेरे प्यारे बच्चे, चौड़ाई 23.74 मीटर है। और इसके बीच में 10 वर्ग मीटर का क्या है? एक खुला आंगन, 10 मीटर स्क्वायर का एक क्या है बच्चे? खुला आंगन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की भी मेरे प्यारे बच्चे ये केवल केवल दुर्ग भवन से प्राप्त है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी, बीच में खुला आंगन है। अर्नेस्ट मेके कह रहा है भैया जी कि यहाँ पर राज्यपाल निवास करते होंगे, यहाँ पर राज्यपाल निवास करते होंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और स्थापत्य है विशाल जलाशय। मैंने बताया था विशाल जलाशय कहाँ से मिला है? आप कहेंगे धौलावीरा से। ठीक है, याद है ना बच्चे? विशाल जलाशय, बोलिए बच्चे कि विशाल जलाशय कहाँ से मिला है? तो विशाल जलाशय धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? मैंने आपको बताया था, बोलो धौलावीरा कहाँ है? तो आपको मैंने बताया, आप कहेंगे धौलावीरा सर गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है ना, लूनी नदी के किनारे है, ठीक है ना। और खोज करता है इसके धौलावीरा के कौन बच्चे बताओ? रविंद्र सिंह बिस्ट। धौलावीरा गुजरात में कच्छ में लूनी नदी के किनारे। हालांकि धौलावीरा से बेटा कई छोटे 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 वाटर स्टोरेज टैंक मिले हैं। धौलावीरा से भी बात सुनना, धौलावीरा से कई छोटे 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 वाटर स्टोरेज टैंक मिले हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जलाशय मिले हैं, लेकिन उनमें से एक जलाशय बहुत बड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, जला। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिंधुवासी वाटर स्टोरेज प्रणाली से जल संग्रहण से परिचित थे। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि सिंधुवासी वाटर स्टोरेज प्रणाली से परिचित थे, सिंधुवासी जल संग्रहण प्रणाली से परिचित थे, प्रणाली से परिचित थे सिंधुवासी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सिंधुवासी वाटर स्टोरेज को जानते थे, जल संग्रहण प्रणाली से सिंधुवासी परिचित थे। ठीक है, दूसरा सबसे प्रमुख क्या है कि छोटे छोटे अनेक अनेक जलाशय धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, अनेक जलाशय
धौला भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चे। प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अनेक, और एक विशाल जलाशय भी मिला है। एक विशाल जलाशय भी प्राप्त हुआ है। एक विशाल जलाशय भी प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको तो सिंधुवासी जल संग्रहण प्रणाली से तो परिचित थे, कई छोटे-छोटे जलाशय मिले हैं, ठीक है, जल संग्रहण प्रणाली से परिचित थे, कई छोटे-छोटे और विशाल जलाशय भी मिला है, ठीक है, ये हो गया भैया। अब इसके बाद आप स्पेशली लोथल के बारे में चर्चा करो। लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है ना, तो लोथल के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन लोथल के केवल बंदरगाह के बारे में, मतलब डॉकयार्ड के बारे में। बंदरगाह के बारे में लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद में है। गुजरात, अहमदाबाद। और बच्चे लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी, अच्छा उत्खननकर्ता आपने याद कर लिए होंगे क्योंकि कल का भी आपको समय मिल गया। कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे आपकी क्लास नहीं हुई, तो कल का भी समय आपको मिला। तो भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा, ठीक है, कौन है उत्खननकर्ता? ठीक है, एसआर राव, शिकारीपुरा, रंगनाथ राव। तो ये जो है ना बंदरगाह, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये कैसी ईंटों से निर्मित है? जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें जानूं कि किस प्रकार की ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये पक्की ईंटों से निर्मित है। कैसे बच्चे? पक्की ईंटों से निर्मित है। पक्की ईंटों से निर्मित है, ठीक है, नंबर फर्स्ट बच्चे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कच्ची नहीं बल्कि पक्की ईंटों से। अच्छा, ठीक है, इस बंदरगाह जो मुहाना है वह किस तरफ खुलता है? बंदरगाह है, व्यापार होता होगा, आयात निर्यात होता होगा, तो बड़ा स्वाभाविक है कि इसका जो मुहाना है वह भोगवा नदी की तरफ खुलता होगा। कोई भी बता सकता है यार कि भाई इसका मुहाना भोगवा नदी की तरफ खुलता है। इसका जो मुहाना है वह भोगवा नदी की तरफ खुलता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मुहाना भोगवा नदी की तरफ खुलता है, पक्की ईंटों से निर्मित है, मुहाना खुल रहा है बच्चे, एक भोगवा नदी की तरफ। ठीक है, हाँ, नाम पूछना चाहेंगे आप, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लंबाई चौड़ाई इस तरह से बच्चे, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, देखो, ठीक है, 21.4, ठीक है, 21.4, लंबाई इसकी ज्यादा है, तो 21.4 लंबाई ऐसे है ना, ऐसे होगी ना, 21.4 मीटर लंबाई होगी मेरे प्यारे बच्चे, 21.4, चौड़ाई होगी 36 मीटर, चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा बनानी थी, 36 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि बंदरगाह में बच्चे गहराई जरूर होती है, ये तो बंदरगाह है कि बंदरगाह में भाई गहराई जरूर होगी, एक गहराई जरूर होगी बंदरगाह में, ठीक है, देखो सारी चीजें बच्चे, ठीक है, इमेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब एक गहराई होगी तो कितनी होगी? 4.5 मीटर की, 4.5 मीटर की बच्चे गहराई होगी, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और गहराई, गहराई कितनी? 4.5 मीटर की होगी मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि ये एक पॉइंट, मतलब अब तो आप ये मान के चलो कि बस, ठीक है, आपने अगर रिवीजन कर लिया तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अब कला में हमने एक पार्ट तो देख लिया, ठीक है, वास्तुकला। अब कला में दूसरा पार्ट भी तो था भैया जी, क्या? मूर्ति कला। कला में दूसरा पार्ट भी तो था, मूर्ति कला। अब बच्चे ये जो मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति कला 3 प्रकार की होती है। देखो आपने जो मूर्तियां बनी हुई देखी होंगी मेरे प्यारे बच्चे, मूर्तियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पत्थर की मूर्ति, ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियों को पत्थर की। दूसरी आप देखते होंगे अपने घरों में देवी देवताओं की जिनकी आप आराधना करते हैं, धातु मूर्ति, ठीक, धातु मूर्ति। और तुमने देखा होगा कि जब गणेश विसर्जन वगैरह होता है तो उनकी मिट्टी की मूर्ति होती है कि नहीं? तो मूर्तियां 3 प्रकार की हैं, एक पत्थर की, पत्थर, ठीक है, तो पत्थर की मूर्ति में क्या-क्या मिला, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या फेमस है, वो हमें पढ़ना है। पत्थर की मूर्ति में कहाँ-कहाँ मिला, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या फेमस है पत्थर की मूर्ति, ठीक है। मिट्टी की मूर्ति जिसको बोलेंगे नन्ही मूर्ति, वो हमें पढ़ना है, मिट्टी की मूर्ति को पढ़ना है, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था बच्चे? पत्थर, मिट्टी और धातु मूर्ति, जी हाँ बच्चे, धातु मूर्ति। मूर्ति कला में आपको ये 3 प्रकार की मूर्तियां पढ़नी है, ठीक है, 3 प्रकार की। सबसे पहले आप पत्थर की मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। पत्थर की मूर्तियों में देखो मैं आपको फैक्ट लिखता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है ना, आप समझते चले जाना। पत्थर की मूर्तियों में पहले मैं कहानी बताता हूँ, हमारे पास 3 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से एक पुजारी जी, ठीक है, पुजारी मतलब जिनकी दाढ़ी है, बात समझ में आ रही है? जिनकी दाढ़ी है, उन्होंने एक तिपतिया, ठीक है, शॉल जो है वो ओढ़ी हुई है, मूंछें उनकी जो है, ठीक है, वो संवारी गई हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास से 3 पत्थर की मूर्तियां मिली और इनमें से एक पुजारी की जो पत्थर की मूर्ति है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की है, सबसे जबरदस्त क्वालिटी की आपको वो पुजारी की पत्थर की मूर्ति देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं कि ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये मूर्ति कला का अद्वितीय नमूना है, अद्वितीय नमूना, वन ऑफ द रेयरेस्ट मूर्ति बचे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पुजारी साहब की मूंछ नहीं है, ठीक है, दाढ़ी है और दाढ़ी को बहुत अच्छे से संवारा गया है, ठीक है। मेरी तो समझ नहीं है अभी, टाइम ही नहीं मिल पाता सुबह शाम तक क्लास है, तो दाढ़ी को संवारा गया है। पुजारी जी ध्यान की मुद्रा में है, लगा दो मैं ध्यान, ध्यान की मुद्रा में है पुजारी जी, ठीक है। पुजारी जी के बाल जो है वो लंबे-लंबे हैं, जैसे आपने देखा गीले बालों को आप कॉम्ब से काट दो, गीले बालों को कॉम्ब से काट दो तो उनके बीच में ऐसे स्पेस बन जाता है। तो ऐसे पुजारी जी के बाल जो है, पुजारी जी के बाल लंबे-लंबे हैं बच्चे, खूब ऐसे लंबे हैं और पीछे एक चोटी बनी हुई है, इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, अर्जुन रामपाल, ठीक है, एक्टर है जो लंबे-लंबे बाल रखता है, पीछे चोटी बना लेता है। शाहरुख खान ने भी पीछे चोटी बनाई हुई थी, ठीक है ना, इस तरह से। और जो बायां कंधा है, बायां कंधा ये वाला है, बायां कंधा पे एक शॉल डाली हुई है, ऐसे करके एक शॉल डाली हुई है, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा से बच्चे 3 पत्थर की मूर्ति मिली है, ठीक है, ये सब आपके नोट्स में है, आप पढ़ लेना बच्चे, है ना। और मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं छुड़वा रहा। 3 पत्थर की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, ठीक है, जिसमें पुजारी की मूर्ति सबसे उत्कृष्ट है। पुजारी की मूर्ति बचे सबसे उत्कृष्ट है कि नहीं मेरे प्यारे बाबू? पुजारी की कैसे है? देखो पुजारी की मूंछ नहीं है, मूंछ नहीं है, ठीक है, दाढ़ी संवारी गई है, दाढ़ी संवारी गई है, ठीक है, संवारा गया है दाढ़ी को, ठीक है, मूंछ है ही नहीं बेचारी पुजारी के, ठीक है, आपको मूंछ देखने को मिलेंगी नहीं पुजारी की, पुजारी मूंछ विहीन है। चलिए, ठीक है, मूंछ विहीन है, ठीक है, बाल लंबे हैं, बाल लंबे हैं और मैंने क्या बोला, पीछे की तरफ चोटी है, बाल लंबे हैं, संवारे गए हैं कंघे से, संवारे गए हैं और पीछे की तरफ चोटी है, पीछे की तरफ चोटी बंधी है, पीछे की तरफ चोटी बंधी, ठीक है। 3 पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली, ठीक है, जिनमें से आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चे, जिनमें से ठीक है, पुजारी की जो मूर्ति है वो सबसे उत्कृष्ट है, मूंछ नहीं है, दाढ़ी संवारी गई है ना बच्चे, बाल लंबे हैं, ठीक है ना, और संवारे गए हैं, पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, चोटी बंधी है पीछे की तरफ, बाएं कंधे पर शॉल है तिपतिया छाप वाली, बाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर तिपतिया छाप वाली शॉल है,
ध्यान रखना, ठीक है ना जी। तो जो बायां कंधा है, बाएं कंधे पर ठीक है उनकी पतिया छाप वाली शॉल है बाएं कंधे पर भैया, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, शॉल है। दायां कंधा खाली है बच्चे, दायां कंधा पूरी तरह से खाली मिलेगा आपको, दायां कंधा खाली है, दायां कंधा खाली है। ठीक है मेरे लाल, ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, पत्थर की मूर्ति ये है, हड़प्पा से 3 मिली हैं। अच्छा मिली बच्चे मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, ठीक 12 मिली हैं, जिनमें से 2 पुरुष की मूर्तियां हैं जो बिल्कुल हड़प्पा की पुजारी मूर्ति की जैसी दिखती हैं, ठीक बिल्कुल हड़प्पा की पुजारी मूर्ति के समान है, ठीक है। और हड़प्पा से एक संयुक्त मूर्ति मिली है हाथी और भेड़ा की, पत्थर की ही है, हाथी और भेड़ा की संयुक्त मूर्ति आप बोलेंगे, हाथी भी है भेड़ा भी है, ठीक है। तो संयुक्त मूर्ति है हाथी और भेड़ा की, क्या है बोलो? संयुक्त मूर्ति है किसकी? हाथी और भेड़ा की मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये सभी मूर्तियां जो हैं जो पत्थर की मूर्ति हैं, जिप्सम की बनी हुई हैं। पत्थर की मूर्तियां आमतौर पर उनमें मुख्य प्रयोग किसका है? जिप्सम का किया गया, हड़प्पा से 3, ठीक है। इसी में लिख देता हूं बच्चे कि मोहनजोदड़ो से 12, मोहनजोदड़ो से 12 मिली हैं, 12। इन 12 में से 2 हड़प्पा के पुजारी की जैसी, 2 हड़प्पा के पुजारी सदृश मतलब पुजारी के समान, और एक जो है ठीक है हाथी भेड़ा की संयुक्त मूर्ति। आप कहेंगे सर बाकी की संयुक्त मूर्ति, बाकी की बेटा तो मैं नहीं पढ़नी, बात कम बाकी की अन्य मूर्तियां होंगी, बाकी की अन्य मूर्तियां होंगी, ठीक है। उन पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं डालना अपना, तो बस ये होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे मृण्य मूर्ति। मूर्ति आमतौर पर किसकी बनी हुई है बच्चे? ठीक मूर्तियां बनी हुई हैं आपकी सेल खड़ी की, ठीक है, क्लियर है? सेल खड़ी है। मृण्य मूर्ति, मृण्य मूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बनावली से, बनावली हरियाणा में है, बनावली से मिट्टी का एक खिलौना हल मिला है। क्या मिला है? बनावली से मिट्टी का एक खिलौना हल, बनावली से, ठीक। मृण्य मूर्ति में बनावली है हरियाणा में, मैंने बताया था हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो बनावली से मिट्टी का खिलौना हल मिला है, मिट्टी का खिलौना हल, मिट्टी का खिलौना हल बनावली से। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक, जितने भी मेरे प्यारे भैया हैं, ठीक, जो भी छोटे बहन भाई हैं, इस बात को समझे। चलिए अब धातु मूर्ति, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट धातु मूर्ति में आप यहाँ पे आओ बेटा मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो से धातु की 2 मूर्तियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो से 2 मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। एक मूर्ति है स्त्री की, ठीक, एक महिला है बस यार नॉर्मली, एक महिला है बस नॉर्मली, ठीक, और कुछ नहीं है, समझ गए? एक महिला है नॉर्मली और कुछ नहीं है, ठीक, और कोई बस, ठीक है। तो वो मोहनजोदड़ो से। दूसरा मोहनजोदड़ो से एक मिली है नर्तकी, मतलब नर्तकी का मतलब है कि उनका जो बायां हाथ है, बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ ऐसे कूल्हे पर है, ठीक है, कूल्हे पर, और ऐसे करके जो है नृत्य की मुद्रा में है, लाइक दैट, ठीक है। तो पूछा जाए एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से, सबसे ज्यादा बच्चे यही पूछा जाता है, फेमस है। तो मोहनजोदड़ो से एक तो स्त्री, स्त्री की कांस्य मूर्ति, ठीक है, मतलब नॉर्मल महिला है बस, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की होगी बनवा के, देखो तुम ऐसी लगती हो इस तरीके। और एक नर्तकी की, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आइए बात समझ में पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आइए साहब चनहूदड़ो पे, ठीक है। इसके बाद आइए चनहूदड़ो, ठीक है। अब पहले ये बताओ चनहूदड़ो है कहाँ पर? बताओ बच्चे चनहूदड़ो है कहाँ पर? तो बच्चे सिंध में है, एक सिंध में सिंधु नदी के किनारे है, एक सिंध में चनहूदड़ो, जिसको अर्नेस्ट में कहते हैं। तो यहाँ से बैलगाड़ी, आप जानते हो बैलगाड़ी? ऐसे ही बैलगाड़ी होती है, एक्का गाड़ी होती है, तो बैलगाड़ी और एक्का गाड़ी की कांस्य मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, बस इतना कहेंगे, बैलगाड़ी एक्का गाड़ी की धातु मूर्ति बस चनहूदड़ो से। बैलगाड़ी एक्का गाड़ी की धातु मूर्ति, एक्का गाड़ी की धातु मूर्ति, ठीक है। बैलगाड़ी एक्का गाड़ी की धातु मूर्ति कहाँ से भैया जी? चनहूदड़ो से। क्लियर है जी? आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद आप कहेंगे साहब लोथल, लोथल का बताओ। आप बोलेंगे जी लोथल का बताओ, ठीक है। लोथल का हमें पता करना है कि भाई लोथल से क्या मिला है। तो लोथल से देखो हमें पशु पक्षियों की कई सारी धातु मूर्तियां मिली हैं, जिसमें पशु और पक्षी हैं, ठीक है। पशु भी हैं पक्षी भी हैं, पक्षियों में चिड़िया है, पशुओं में खरगोश है, कुत्ता है, ठीक है, बैल है। तो पशु पक्षियों की धातु मूर्तियां, पशु पक्षियों की धातु मूर्तियां, पक्षियों में चिड़िया की, लोथल से पक्षियों चिड़िया की, पशुओं में कुत्ता की, खरगोश की, खरगोश की। आपके नोट्स में बच्चे सारी चीजें हो सकता है कुछ चीजें ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें कम हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे नोट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपकी बताई जाएंगी। लेकिन फिर भी बच्चे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख लेना, कहीं पर भी एंशिएंट में कोई पढ़ा रहा हो, एक दिन में हड़प्पा सभ्यता खत्म करवा दी होगी लोगों ने, एक दिन में, विदिन एक दिन, ठीक है। प्लीज एक बार बताओ यहाँ तक, ठीक है, सभी छोटे बहन भाइयों को समझ में आया? हाँ, मन के बनाने के कारखाने वगैरह बेटा मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। चनहूदड़ो से मिले हैं, ठीक है ना, लोथल से भी मिले हैं, ठीक है ना। चनहूदड़ो से तो लिपस्टिक, कपाट, ठीक है ना, आंखों में लगाने वाला काजल, चनहूदड़ो से पता पड़ता है कि यहाँ की महिलाएं बहुत सस्ती समझती थी, ये सब बताऊंगा मैं आपको। बेटा जीआईसी हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। बस मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं लंबी क्लासेस लूँ, क्योंकि देखो बेटा सिलेबस खत्म कराने के लिए ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हाथ से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली ऑफ जगह। तो मैंने आप लोगों के लिए किया है, अब मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, पूरी ईमानदारी के साथ और कोई भी लंबी क्लास से पूरी मनोभाव से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक। तो एक बच्चा कह रहा है कि मैंने तो मुखर्जी नगर से क्लास ली थी, बहुत शॉर्ट में ही करवा दिया था यार, ठीक है ना। आपको बच्चे आपको भी पता चलेगा, ठीक है, अभी आप छोटे हो ना मन्ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। चलो ठीक है, अब हमारे पास बच्चे 15 मिनट है, ठीक है। अब जब हमारे पास 15 मिनट है तो हमें फटाफट फटाफट एक बात जो है ना, ठीक है, हम कला के बारे में बात कर रहे हैं, मूर्ति कला हमारी हो गई, तुमने बताया नहीं बच्चे, ये ऐसे लगेगा किसी ने बोला ही नहीं, ठीक है। तो मूर्ति कला हो गई, ठीक है। इस मूर्ति कला में पत्थर निर्मित मूर्ति, अब ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी एक बार चित्रकला देख लेते हैं, ठीक है। चित्रकला की बात करें बच्चे, चित्रकला में कुछ मोहरे देख लेंगे, मृदमान देख लेंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें, क्योंकि चित्रकला में देखो आपको मोहरे देखने हैं, चित्रकला में आपको मृदमान, ये दो चीजें देखनी है चित्रकला में। जब कभी भी बात होगी चित्रकला की तो मिट्टी के बर्तन आपको देखने होंगे, आ जाओ, ठीक है। चित्रकला जल्दी से आओ बच्चे, चित्रकला जब कभी भी बात चित्रकला की होगी तो चित्रकला में दो चीजें देखनी है बच्चे आपको, ठीक है। एक तो मृदमान मतलब मिट्टी के बर्तन मेरे प्यारे बच्चे, मृदमान मिट्टी के बर्तन, और दूसरे क्या बच्चे आपको मृण्य मूर्ति, मृण्य मूर्ति तो हो गया, मोहर है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, मोहर है, मोहर है, ठीक है। सील्स मोहर, मोहर है। तो चित्रकला में मृदमान और चित्रकला में मोहर है, ये दो चीजें हैं, ठीक है।
चित्रकला में ठीक है, मृदमान और चित्रकला में मोहरें, ये दो चीजें आपको देखनी है। मृदमान मतलब बच्चे क्या होता है मृदमान, आप समझ गए, मिट्टी का एक बर्तन ठीक है, जिसे आग में पकाया जाता है और जिसमें बहुत सारी सामग्री रखी जाती है, मृदमान। अच्छा, इस सभ्यता में कैसे मृदमान आपको मिलेंगे? अगर कोई भी आपसे पूछे सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में मिलेंगे आपको मेरे प्यारे बच्चे गिरे हुए चित्रित मृदमान। लिख लो सब लोग, ठीक है, यहाँ पर आपको गिरे हुए चित्रित मृदमान मिलेंगे देखने को, ठीक है। दूसरे आपको लाल एवं काले मृदमान देखने को मिलेंगे। कैसे बच्चे? लाल एवं काले मृदमान देखने को मिलेंगे। लाल एवं काले मृदमान देखने को मिलेंगे। तो दो प्रकार के मृदमान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक घेरुए चित्रित मृदमान और दूसरे आपको बच्चे लाल एवं काले मृदमान। ये दो मृदमान जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो इस एक समय की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इन दोनों में से आपसे पूछे लाल एवं काले मृदमान, ठीक है, लाल एवं काले मृदमान, मृदमान पर मतलब मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का लेप किया जाता था, ठीक है ना, और काले रंग से उन पर चित्रकारी की जाती थी। तो लाल कलर का लेप और काले रंग से उन पर चित्रकारी, ठीक है जी। लाल रंग का लेप किया जाता था, लाल रंग का लेप किया जाता था और काले रंग से उन पर चित्रकारी की जाती थी, काले रंग से उन पर चित्रकारी की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। लाल रंग का लेप किया जाता था, काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। देखो, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे कुछ ऐसे भी चित्र थे जो ज्योमेट्रिकल थे, मतलब कुछ ज्यामितीय चित्र भी बनाए जाते थे। जैसे कोई रेक्टेंगल बना दिया, कोई आयत बना दिया, तो ज्यामितीय आकृतियां भी बनती थी। इसके अलावा ठीक है, इन मृदमानों पर पशु पक्षियों की भी आकृति बनाई जाती थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मानव की आकृतियां भी बनाई जाती थी। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस काले रंग का लेप, तो सॉरी लाल रंग का लेप, काले रंग की चित्रकारी, ठीक है, मैं लिख देता हूं यार, ठीक है, मैं खुद नहीं मानूंगा लिखे बिना। तो ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती थी, जैसे मैं बताऊंगा, ठीक, कुछ मृदमानों के एग्जांपल दूंगा, और मानव की आकृति भी बनाई जाती थी। ये चित्रकला का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, भाई मानव की आकृतियां भी बनाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी का मृदमान मिला है, आप कहेंगे मिट्टी का जार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से ये जो मिट्टी का मृदमान या फिर ये जो बच्चे मिट्टी का जार मिला है, ठीक है, इस पे कन खजूरी का चित्रण है। कन खजूरा आप समझ गए, कन खजूरा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है कन खजूरी का चित्रण वाला मृदमान, मैं लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो से कन खजूरा, मतलब एक मृदमान पर कन खजूरा बना हुआ है, कन खजूरा का चित्रण। किस पर बच्चे कन खजूरा का चित्रण? एक जार पर, जार मींस मृदमान पर, मिट्टी के बर्तन पर, ठीक है ना। अब ठीक है, लोथल, लोथल भी बच्चे एक जार है, लोथल में एक मृदमान है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, आप लोग समझना। आपने ठीक है पंचतंत्र नाम तो सुना होगा, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो पंचतंत्र में मेरे प्यारे बच्चे देखिए एक कहानी है, और वो कहानी है चालाक लोमड़ी की कहानी। पंचतंत्र चालाक लोमड़ी, उसमें क्या है, चालाक लोमड़ी की कहानी में कि एक पेड़ पर देखिए एक चिड़िया चोंच में मछली दबाए बैठी है, एक पेड़ पर एक चिड़िया अपनी चोंच में मछली दबाए बैठी है और पेड़ के नीचे लोमड़ी है, पेड़ के नीचे लोमड़ी है। तो लोमड़ी चिड़िया से कुछ कह रही है जिससे कि वो चिड़िया ठीक है उस मछली को छोड़ दे, मतलब कुछ बोल रही है कि चिड़िया भी बोले मछली को छोड़ दे और मछली को मैं पकड़ लूं, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो उसमें चालाक लोमड़ी की कहानी, तो वो चित्रण है, चालाक लोमड़ी की कहानी वाला चित्रण आपको मिलेगा, चालाक लोमड़ी की कहानी वाला चित्रण आपको मिलेगा, चालाक लोमड़ी की कहानी वाला चित्रण मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो लोथल, लोथल से एक मृदमान मिला है, ठीक है, लोथल से मिलने वाला जो मृदमान है, लोथल से मिलने वाले मृदमान पर चालाक लोमड़ी की कहानी वाला चित्रण मिला है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चे चंद्रमुद्रों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, चंद्रमुद्रों में ठीक है, ये याद करना है आपको, चंद्रमुद्रों में क्या, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान लिख दो, ठीक है, मैं लिख देता हूं कि भाई एक ईंट पर, मेरे प्यारे बच्चे, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान। कैसे याद करोगे? एक कंफ्यूजन बच्चे, जब हम तुम्हारी तरह स्टूडेंट थे तो कंफ्यूजन होता था कि लोथल से चालाक लोमड़ी और चंद्रमुद्रों से एक ईंट पर, तो कैसे याद करेंगे? देखो सी फॉर चंद्रमुद्रों, सी फॉर कैट, तो ईंट, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, ठीक है ना, जी हाँ, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है बच्चे, क्लियर है? तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान, आप याद रहिएगा, अब याद रहेगा बच्चे, बताओ, एक ईंट पर कुत्ते का पीछा करते हुए बिल्ली के पंजों के निशान। आप अपने नोट्स ले लेना, ठीक है, जिस भी कोचिंग में ऑनलाइन 3000 3,500 का बैच हो, नोट्स मिला लेना और अपने टीचर की क्वालिटी मिला लेना, ठीक है, एक से तुम्हारा ये अलग एक तरफ, हिस्ट्री वाला वहाँ अलग, ज्योग्राफी वाला वहाँ अलग, पॉलिटी वाला वहाँ अलग अलग, ठीक है, कंपेयर कर लेना, ठीक है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं बोलता मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन ये आमतौर पर कई बार क्या है कि तुम्हें समझाने के लिए बात बताई जाती है, हमारे यहाँ भी टीचरों की कमी नहीं है, ठीक है, 100 से ऊपर टीचर हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी एक एसएसटी विषय और वो भी जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की एसएसटी है बच्चे, मुझे क्यों दिया गया, ठीक है ना। तो मैं मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल एकदम जबरदस्त तुम्हारा हो जाएगा, ठीक, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी, बस चुपचाप जो बताता जाऊं, ठीक है, बिल्कुल वैसा पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है जी। चलिए मृदमान गिर में चित्र लाल काले, आपसे पूछा जाए कि कौन से ज्यादा मिले हैं, लाल काले, ठीक है, लाल रंग का लेप किया जाता था ऊपर, एक काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, पैंदी जो होती थी पैंदी भी काली होती थी, ठीक है, और उस मृदमान पर बच्चे आपको ज्यामितीय पशु पक्षी और मानव की आकृतियां मिलती थी। मोहनजोदड़ो में आपको ठीक है कन खजूरी के चित्रण वाला मृदमान मिला है, कन खजूरा कैसा होता है तुम देख लो, ठीक है। प्लस लोथल से एक मृदमान मिला है जिसमें चालाक लोमड़ी की कहानी है, वो पंचतंत्र विष्णु शर्मा वाली, और प्लस चंद्रमुद्रों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। अब मोहरे, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अधिकांश मोहरे जो है किसकी बनी हुई होती थी, पहले मैं बड़ा कर लूं इसको, ठीक है, फिर लिखूंगा मोहरे। तो आपसे पूछा जाएगा अधिकांश मोहरे भैया जी किसकी बनी हुई होती थी, आप कहेंगे जिप्सम मींस स्टील खड़ी की बनी हुई होती थी, ठीक है जी। तो अधिकांश मोहरे स्टील खड़ी की बनी हुई होती थी, अधिकांश मोहरे स्टील खड़ी की बनी हुई होती थी, स्टील खड़ी से निर्मित होती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोस्टली मोर है, स्टील खड़ी बहुत बार पूछा गया है बच्चे, ठीक है, लेकिन स्टील खड़ी के अलावा क्या और भी मटेरियल यूज होता था, आप कहेंगे जी हाँ, स्टील खड़ी के अलावा और भी मटेरियल यूज होता था, जैसे चिकनी मिट्टी जिसको चीका मिट्टी भी कहते थे, ठीक है, ऐसे ही चर्ट, ठीक है, चर्ट एक पत्थर होता है, पटका प्राकृतिक ऐतिहासिक में, और ऐसी गोमेद, गोमेद भी एक पत्थर होता है, ठीक है। तो चर्ट, चिकनी मिट्टी, गोमेद, इनका भी यूज किया जाता था, चर्ट, गोमेद और चीका मिट्टी, क्ले, ठीक है, चीका मिट्टी मींस क्ले, इनका भी प्रयोग किया जाता था, इनका भी प्रयोग किया जाता था, इनका भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मोहरों को बनाने में। तो मोहरें इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे बनती थी, ठीक है। अच्छा, अब मोहरों पर क्या है, अगर आप सिंधु सभ्यता की मोहरों को देखेंगे तो इनके शीर्ष भाग पर, जो शीर्ष भाग पर उस पर पशु पक्षियों के चित्र हैं, ठीक है, और पीछे के भाग पर
ठीक है मुद्रा लिपि आपको कई प्रकार के चिन्ह और मुद्रा लिपि देखने को मिलेगी। ठीक है तो ध्यान रखना शीर्ष भाग, ठीक है शीर्ष भाग का मतलब हो गया हेड, हेड यस, तो हेड पर पशु पक्षियों के चित्र और टेल पर बेटा क्या मुद्रा लेख। हेड पर पशु पक्षियों के चित्र ऐसे, शीर्ष भाग हेड पर पशु पक्षियों के चित्र, हेड पर पशु पक्षियों के चित्र बच्चे आप देखना गूगल करके, है ना। मैं भी कर देता, टाइम नहीं है, मैं ठीक है ना आराम से अगर फ्री होता तो मैं करके दिखाता, तो मैं एक बताता पशु पक्षियों के चित्र। और टेल्स पर क्या है बच्चे, टेल्स पर एक मुद्रा लेख, कई मुद्रा लिपियां, कई मुद्रा लेख उत्कीर्ण है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे वो जो लिखा हुआ है उत्कीर्ण है, मतलब उत्कीर्ण इन द सेंस रिटन है, लेकिन वो जो भी रिटन है, वो जो भी लिखा हुआ है, हमारा दुर्भाग्य ये है मेरे प्यारे बच्चे कि हम अभी तक उसको पढ़ नहीं सके। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे पूछे जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये बताओ कि सिंधु सभ्यता की मोहरों में सबसे जबरदस्त मोहर कौन सी है, एक बात बताओ। देखो सबसे जबरदस्त, सबसे माइंड ब्लोइंग तो मोहनजोदड़ो से एक मिली है, जिस पर पशुपतिनाथ या फिर आप कह सकते हैं आदिदेव, ठीक है, उनकी कंकन है या उनका चित्रण है। ठीक है, तो सबसे उत्कृष्ट आप कहेंगे पशुपति देव, सबसे उत्कृष्ट मोहर जो है वो पशुपति देव की है, और पशुपति देव की है, पशुपति देव, ठीक है, मतलब आद्य शिव, आद्य शिव का अंकन है, और आद्य शिव का अंकन है। चलिए, क्या मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, आप सभी इस बात को समझ पाए? ठीक है, आप सभी इस बात को समझ पाए? ठीक है, किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है बच्चे? ठीक है, प्लीज एक बार बताएंगे। ओके, नहीं है तो करो, एक बार तुम सब करो। ठीक है, अब आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आज ब्रह्मांड ही चलेगा। ठीक है, ब्रह्मांड का ठीक है नेक्स्ट लेक्चर होगा आज। तो फिर बच्चे 5 मिनट का हम बीच में गैप लेंगे, मैं चाय फाय पी लूंगा इतने में, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो 4-5 मिनट क्योंकि आप ही हो, ठीक है, आप ही वो सारे बच्चे हो, और सब लोग बेटा सभी सब्जेक्ट करो, सब लोग सभी सब्जेक्ट करो, ठीक है ना। ओके, हाँ जब भी मैं लंबी क्लास लूंगा बबली, ठीक है, तो पहली वाली क्लास में, ठीक है, जो उससे एक क्लास पहले होगी उससे एक क्लास पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस। उससे एक क्लास पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो।